Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is molecular diagnosis. डायग्नोसिस क्या होता है? जो पहले हम डिफाइन करते थे डायग्नोसिस, वो होती थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एन इलनेस बाय एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स. तो जो आइडेंटिफाई करते थे हम इलनेस का नेचर, वो सिम्टम्स के आधार पर करते थे. उसके बाद फिर क्या हुआ, सीरम. पहले तो करते थे हम सिम्टम्स को देख के, क्या सिम्टम्स है उससे हम निकालते थे कि क्या डिजीज़ हो सकती है. उसके बाद ये ब्लड टेस्ट या सीरम टेस्ट, ब्लड या सीरम टेस्ट जो है ये होने लगा, यूरिन टेस्ट होने लगा. ये सब क्या है, अब कन्वेंशनल मेथड्स हैं, कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस. तो ब्लड में और यूरिन में किसी पैथोजन का आना या पैथोजन के प्रोडक्ट का आना वो मालूम पड़ जाता है, या पहले सिम्टम्स से पता चलता था. लेकिन इन कन्वेंशनल मेथड्स में क्या दिक्कत है कि ये अर्ली डिटेक्शन नहीं करते. मतलब जब इन्फेक्शन हुआ है या डिजीज़ हुई है तो ये जल्दी से उनका इसमें प्रेजेंस नहीं आ पाती है. और जो है इसमें ब्लड में या यूरिन में पैथोजन या उनके प्रोडक्ट्स जब आते हैं तब तक सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है. मतलब पैथोजन अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होता है और वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा चुका होता है पेशेंट को. तो उस समय यदि हम डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, कॉस्टली भी होता है और कभी कभी तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है. तो ये सारे जो थे, ये जब टेस्ट हम करते हैं उस समय तक जो पैथोजन है वो पहले से ही बॉडी के अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन उसका हो चुका होता है. सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ जो है वो बढ़ चुकी होती है और ट्रीटमेंट जो है बहुत मुश्किल हो जाता है. इसमें कन्वेंशनल मेथड में अर्ली डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है. तो अब हम क्या करते हैं, अब जो रिसेंट डायग्नोसिस है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉलिकुलर, दैट इज़ मॉलिकुलर डायग्नोसिस. माने हम मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं. पैथोजन का मॉलिक्यूल हुआ या पैथोजन ने जो प्रोड्यूस किया है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, मॉलिक्यूल उसको डिटेक्ट करते हैं. वो इतनी अर्ली स्टेज होती है तो उस समय आराम से उस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि बिल्कुल रिसेंट एस्पेक्ट है. इसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, कितना है, क्या सीवियरिटी है उसकी. डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल. इसमें करते हैं जिस समय कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन या डिसऑर्डर, जो भी डिसऑर्डर है वो बहुत हाई नहीं होता है. और इस ये जो मेथड्स हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, वायरस का, बैक्टीरिया का, या कोई एंटीबॉडी हो सकती है, एंटीजन हो सकते हैं, या ये मॉलिक्यूल ही हो, केवल कुछ मॉलिक्यूल्स ही होंगे तभी हम डिटेक्ट कर लेंगे. तो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल to identify a disease or disorder is called molecular diagnosis. जेनेटिक डिसऑर्डर को भी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं. इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया से है उसमें भी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं. तो इस तरह से ये बहुत जल्दी स्टेज में हमें पता चल जाता है, जिससे कि ट्रीटमेंट क्या होता है बहुत आसान हो जाता है. और ये बहुत अर्ली स्टेज होती है इन्फेक्शन की या डिसऑर्डर की, उसमें ट्रीटमेंट में वो कोई दिक्कत नहीं आती है. तो ये कंजर्वेटिव मेथड से ज़्यादा क्या है, क्विक मेथड है, इजी मेथड है और बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं. इसमें जो ज़्यादातर में हम देखेंगे कि कलर से हम पहचानते हैं कि हाँ यस पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट, जैसे कोविड के केस में होता था. तो इस तरह से इसमें कोई इनएक्यूरेसी की संभावना नहीं होती. हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट आता है, क्विक रिजल्ट आता है और पास प्रोसीजर भी बहुत
फास्ट होता है। इसमें जो है 3 जो है ज़्यादा मेथड्स टेक्निक यूज़ होती हैं। पहला है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जिसको हम क्या कहते हैं, पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल है आरएनए का या डीएनए का, उसको एम्पलीफाई करते हैं। एक मॉलिक्यूल गया है बॉडी के अंदर, उसको हम निकाल के और फिर उसका बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं, तो फिर आइडेंटिफिकेशन करना आसान होता है, बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि पीसीआर के बहुत सारे ऑप्शन दिए कि इसमें से क्या चीज़ में पीसीआर यूज़ नहीं हो सकता। तो किस में हो सकता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हो सकता है, या एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में हो सकता है। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पूरा डिटेल में कोर्स में है, और ये इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसको यदि पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट में ही लेंगे, और डिटेल में पढ़ना तो पूरा एक वीडियो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर, उसको देख सकते हैं। फिर दूसरा जो मेथड टेक्निक है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम क्या करते हैं, इसमें हम डीएनए बना सकते हैं, या तो पूरा ही सिंथेटिक बना सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के हम जो जिस तरह का डीएनए चाहते हैं वो बना सकते हैं, या जो ऑलरेडी डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसमें कोई भी डीएनए जोड़ भी सकते हैं, और या उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और तीसरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड immunosorbent acid, या इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ELISA। ELISA टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे, खासकर आजकल वायरस वगैरह के स्टडी करने में यूज़ होता है। ऐसे माने क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर मेजरिंग प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल या ड्रग। एनालिसिस करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, ये देखने के लिए, ड्रग की या केमिकल की, कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, दैट इज एसिड। सॉल्वेंट क्या होता है, सब्सटेंस होते हैं जो कि लिक्विड या गैसेस को अपने पर एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन, ये एक शब्द है जो इसमें एब्जॉर्प्शन से अलग है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में केवल सरफेस पर ही वो कोई सब्सटेंस को रहता है, अंदर नहीं जाता है उसके। तो एब्जॉर्बेंट होते हैं ये सॉल्वेंट जो होते हैं। इम्यूनो जानते ही हैं, इम्यूनिटी इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज और एनी फॉरेन थिंग। और इसमें हम एंजाइम भी लिंक करते हैं, इसीलिए कहलाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या ELISA टेस्ट। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसा बताया अभी, इसमें 2021 में इस पे क्वेश्चन भी आया, इसमें ELISA पे भी आया हुआ है कि ELISA क्विक मेथड क्या है। जो भी मेथड्स दिए हुए थे कि इसमें सबसे क्विक मेथड कौन सा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, तो ये ELISA है। इसमें जो है, जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब बहुत ही लो अमाउंट में डीएनए हो, किसी भी पैथोजन का या आरएनए हो, बहुत लो अमाउंट में होगा, तब हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो क्या हो सकता है कि HIV को हम डिटेक्ट कर लें इन सस्पेक्टेड पेशेंट। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि इसको HIV है कि नहीं है, लेकिन सस्पेक्ट है, तो इन सस्पेक्टेड पेशेंट क्या हुआ,
HIV जो है, यदि हमें लगता है किसी पर्सन में हो सकता है जो इसके प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं और उसमें ये HIV है कि नहीं, ये हमें कंफर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें ये PCR से पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यदि म्यूटेशन हुआ है, कैंसर वगैरह पेशेंट में क्या होता है, जो जीन्स है उसी में म्यूटेशन हो जाता है, माने एक जो नाइट्रोजन बेस है उसकी जगह दूसरा भी आ गया तो भी क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, क्योंकि कोडॉन से डिफाइन होते हैं प्रोटीन बनना, कौन सी प्रोटीन बनेगी क्या। यदि एक भी नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है तो पूरा कोडॉन चेंज हो जाता है और उससे पूरी प्रोटीन चेंज हो जाती है, तो ये म्यूटेशन कहलाता है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, म्यूटेशन इन जीन्स इन वही सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। सस्पेक्टेड माने अभी मालूम नहीं है कि उसमें कैंसर है कि नहीं, तब भी हम इसको पता लगा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूजेस हैं इसके। और तीसरा है टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। यदि जीन्स में कुछ गड़बड़ी है, हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन और जेनेटिक एब्रेशंस पढ़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि या तो हेरिडिटरी चले आ रहे हैं, जीन्स के ट्रांसफ़र की वजह से एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में गए, या जब बर्थ होने से पहले ही उसमें कोई म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया, तो ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हेरिडिटरी हो, लेकिन जेनेटिक है, ये या तो हेरिडिटरी चले आ रहे हैं तब तो एक पेरेंट से और ऑफस्प्रिंग में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन यदि बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये चेंजेस हो सकते हैं, उनको ये PCR से हम पहचान सकते हैं। PCR एक मशीन में किया जाता है, उसको कहते हैं थर्मोसाइक्लर मशीन। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि हम पूरा वीडियो इस पर ले चुके हैं डिटेल में। थर्मोसाइक्लर मशीन में क्या होता है, पूरा कंप्यूटराइज रहता है, हमें केवल इसमें जो हमारे सब्सटेंसेस हैं जो वो डाल देते हैं, पूरा टाइम और टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट कर देते हैं इसमें प्रोग्रामिंग से, और फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। और इसमें जो है कोई भी जीन या DNA या RNA उसका क्या करता है, इन विट्रो जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज़ निकल आती हैं। तो यदि एक मॉलिक्यूल है उससे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो इसमें पड़ती है प्राइमर की ज़रूरत। प्राइमर हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या होते हैं, इस छोटे छोटे ये सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स जो हम पॉलीमराइजेशन करेंगे उसके लिए हमें शुरू में थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के 2-4 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होने चाहिए, वो है प्राइमर। और उसके बाद हमें चाहिए एंजाइम, जो क्या है DNA पॉलीमरेज। लेकिन DNA पॉलीमरेज जो ह्यूमन बीइंग से निकालते हैं वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर हम निकालते हैं एक बैक्टीरिया से, और उस पॉलीमरेज को कहते हैं टक पॉलीमरेज। टक पॉलीमरेज हम किससे निकालते हैं, एक बैक्टीरिया से निकालते हैं जो हॉट स्प्रिंग में मिलता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर लेता है। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, प्राइमर, जो एंजाइम है वो, और ये थर्मोसाइक्लर मशीन, और प्लस जिसका हमें पॉलीमराइजेशन करना है। जो DNA या जो भी हमें सैंपल हमने डिजीज़ या सस्पेक्टेड पर्सन से लिया है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कोविड वाला, मान लीजिए ये कोविड, हमारे पास कोविड वायरस का ये RNA है, ये है कोविड वायरस RNA। इसको क्या करते हैं, पहले
पहले इसका टेम्परेचर हाई रखते हैं, करीब 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको पहले डीएनए बनाते हैं। डीएनए बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे क्या बनेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये यदि उल्टा होगा, आरएनए से डीएनए बनना है, तो ये क्या हो गया? ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि कोविड वायरस में आरएनए होता है। तो हमने क्या बना लिया? डीएनए बना लिया। यदि डीएनए ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे कर सकते हैं, पर कोविड के केस में ये आरएनए होता है, इसलिए इसको डीएनए बना लिया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन से क्या होगा? ये इस जो दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेसेस हैं, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और वो इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो ये डीनेचुरेशन से क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और ये हो गए। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं? एनिलिंग करते हैं, मतलब जो प्राइमर है उसको डालते हैं। डाल के तो हम पहले ही मशीन में रख देते हैं, पर ये सारा प्रोसेस मशीन अपने आप ही करती है। जो प्राइमर था वो क्या होता है? वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कम्प्लीमेंट्री रूल। मतलब जो कम्प्लीमेंट्री हैं, ये प्राइमर है, इसका ये 5 एंड होगा, 3 to 5 एंड, और ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ये प्राइमर जुड़ जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है एनिलिंग। ये है एनिलिंग। प्राइमर इसमें जुड़ गया। इस समय टेम्परेचर जो है 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये है प्राइमर और ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसमें हम एंजाइम यूज़ करते हैं। एंजाइम यूज़ होता है, वो एंजाइम क्या होता है? यहाँ पे जाके जुड़ जाता है डीएनए पॉलीमरेज। इसके 3 प्राइम एंड पर, प्राइमर के 3 प्राइम एंड की सेगमेंट पर ये क्या जुड़ गया? ये जुड़ गया डीएनए पॉलीमरेज, जो यहाँ पर टक पॉलीमरेज है। और इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? जो न्यूक्लियोटाइड्स थे हमारे पास जो रॉ मटेरियल में, उसको ये आगे आगे जोड़ता जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे। तो एक पूरी ये बन जाएगी। ये 5 प्राइम 3 प्राइम था, ये 3 5, और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड, दूसरा वाला डीएनए, ये 3 था। तो इस तरह क्या हुआ? एक डीएनए से 2 डीएनए मिल गए। ये जो हो गया ये कहलाएगा एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे इसमें, ये पॉलीमरेज अपने आप लाके और इनको इस डायरेक्शन में जोड़ता जाता है। तो हमें 2 मिल गए। तो यदि ये साइकिल हम बार बार करें तो क्या होगा? हमें मोर देन 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स इसके डीएनए के मिल जाएंगे। और ये साइकिल इसमें, तो इसमें ये पहले ही सेट कर देते हैं कि कितने हमारे पास कितने डीएनए हैं, हमें कितने डीएनए चाहिए, तो उसके लिए कैलकुलेट करके कि कितने साइकिल्स होंगे वो निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? जैसे कोविड वायरस का एक सिंगल मॉलिक्यूल था, उससे हमें बहुत सारे इसके डीएनए मिल जाएंगे। और फिर डीएनए का चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस करके और या ऑटो रेडियोग्राफी करके हम डीएनए को पहचान सकते हैं। और ये डीएनए की पहचान से ये कर लिया जाता है। कोविड के केस में तो क्या करते थे? फ्लोरोसेंट सब्सटेंस डाल देते हैं। तो यदि ये डीएनए होगा कोविड से बना वाला, तो उसमें फ्लोरोसेंस एक चमक आती थी। चमक आने से पता चल जाता है कि ये कोविड टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है, मतलब उसमें कोविड है। आरटीपीसीआर टेस्ट
PCR तो यही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि कोविड में RNA है, उससे पहले हम DNA बनाते हैं और DNA को फिर हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं और फिर आराम से उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ यस इट इज़ DNA और नॉट DNA। तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट हो जाते हैं। अगला जो है वो है रिकॉम्बिनेंट अगला है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये बता दिया मैंने, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि हम अपना कॉम्बिनेशन बना लें या जो पहले से DNA है उसमें हम अपना कॉम्बिनेशन जोड़ दें या निकाल दें, जो भी करना हो। तो ये जो है ये भी एक मेथड है, बहुत तेज़ी से जल्दी से रैपिडली जो है वो डायग्नोज करने के लिए डिजीज़ को। ये ज़्यादातर यूज़ होती है जहाँ मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स हों, जो जैसे कि हेरिडिटरी डिजीज़ जिसमें जीन्स में अंतर आ गया हो, या सोमेटिक म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन में क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं है लेकिन ऑटोसोम्स में। यदि ऑटोसोम्स में भी कोई म्यूटेशन हुआ है तो वो पता चल जाता है इससे, या सेक्स क्रोमोसोम में होगा तो हेरिटेबल डिजीज़ हो जाती है। और या प्रीनेटल इनहेरिटेड। प्रीनेटल माने क्या हो गया, पैदा होने से पहले ही, यदि पेरेंट्स में तो ये डिफेक्ट नहीं था लेकिन जब एम्ब्रियोनिक फीटस था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, तब उस समय उसमें क्या हो गया, कोई म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, ये डिजीज़ हो सकती है। तो ये पहले ही मालूम डिटेक्ट कर लिया जाता है, पैदा होने से पहले ही। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ये जो है DNA को हम क्रिएट करते हैं, DNA सीक्वेंस को सिंथेटिकली या इन विट्रो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम उसकी कॉपी बना लेते हैं। इसको जान करने के लिए हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का भी वीडियो है, देख लें, वहाँ से यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्लोनिंग करते हैं हम, माने हम पहले DNA बना सकते हैं अपना और फिर उसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है या वो, उस तरह से उसकी बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। और ये फिर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अपने को, प्रोटीन भी बना सकते हैं। ये जो प्रोटीन बनती है उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। तो इस पर क्या है कि हम पहले DNA ऑब्टेन करते हैं वो पर्सन जिसमें सस्पेक्टेड है कोई म्यूटेशन या डिजीज़। तो ये मान लीजिए हमने DNA ले लिया है उसका पर्सन का, जिसमें हमें लग रहा है कि हो सकता है क्या हो, कोई डिसऑर्डर हो। ये क्या है, DNA है ऑफ सस्पेक्टेड। अभी हमें पता नहीं है कि इसको बीमारी है कि नहीं, सस्पेक्टेड पर्सन, उसका DNA लेके हमने ये, अब इसमें ये वाला जो DNA है ये मान लीजिए इसमें म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि या तो एक या दो या ज़्यादा जो नाइट्रोजन बेसिस है वो चेंज हो गए हैं। यदि वो चेंज हो गए होंगे तो हम कहेंगे म्यूटेशन है, उसकी वजह से ही क्या होगा, डिजीज़ अपीयर होगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक क्लोन तैयार करते हैं इस DNA का, बिल्कुल जो उस पर्सन में होता है उसी तरह का बिल्कुल, और उसको हाइब्रिडाइज करते हैं इनसे। और जो हमने लिया है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA, उसको हम रेडियो एक्टिव बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने सिंथेटिक बनाया है, क्लोन बना लिया, जो DNA है पर्सन का बिल्कुल वैसा ही हमने ये DNA के सिंथेसाइज कर लिया ना, इसमें न्यूक्लियोसाइड्स को ये जोड़ना होता है वो हमने जोड़ दिया। और दूसरी चीज़ हमने क्या की, इसको रेडियो एक्टिव जो है मॉलिक्यूल इसमें ऐड की। मतलब इसमें क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें हम कोई भी एटम को रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप उसका ले लें। तो मान लीजिए हमने इनमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है, उसकी वजह से ये सब क्या हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए। इसको कहते हैं प्रोब। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इनके। ये यहाँ पे मान लीजिए इसमें सीक्वेंस मान लीजिए ATCG है,
तो इसका वाला जो इसमें होगा वो क्या होगा, वो होगा TAGC, यही तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री ये होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है इनके। दूसरा ये रेडियो एक्टिव है, तो इनको हम कहते हैं प्रोब। DNA सीक्वेंस ही है ये बिल्कुल इनके कॉम्प्लीमेंट्री, और ये रेडियो एक्टिव भी हैं, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव प्रोब, इनको हम कहते हैं प्रोब। तो इस तरह से ये तैयार हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको हाइब्रिडाइज करने देते हैं। ये वाले जाके इससे हाइब्रिडाइज करेंगे यहाँ पर। तो इनमें क्या होगा, यदि ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इसमें और एक ये था हमारा म्यूटेटेड। हमने बनाए थे ये नॉर्मल, तो ये क्या करेंगे, इससे जाके जुड़ जाएंगे। जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो क्या होंगे, इससे जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड DNA में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है। लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या हो गए, इसमें म्यूटेशन हुआ था, वो हमने नहीं बनाया था। तो ये क्या रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड। ये सारे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, और ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। इसका मतलब फिर इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हम इसका लेते हैं फ़ोटो, तो वहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड वाले हैं वो तो चमकते हैं, क्योंकि उनमें क्या था, इनमें जो हमने क्लोन बनाया था उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, तो वो वहाँ पर फोटो उनका आ जाएगा। लेकिन इस वाले का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पेयर नहीं हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसमें नहीं है। इसका मतलब म्यूटेशन इसी में है। तो इस तरह से ये ऑटो रेडियोग्राफी होती है, उसमें पेयर्ड वाले तो उनका फोटो आएगा। पेयर्ड कौन से हैं, एक तो जो पर्सन से हमने लिए वो, और दूसरे जो क्लोन हमने बनाए थे, प्रोब जो हमने बनाया था, जिसको हमने रेडियो एक्टिव किया था। तो इस तरह से जो म्यूटेटेड जीन है ना, म्यूटेटेड जीन है, उसका फोटो नहीं आएगा फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। क्यों, क्योंकि म्यूटेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, म्यूटेटेड जीन जो है विल नॉट appear on the photographic प्लेट पे। क्यों नहीं आए, बिकॉज जो प्रोब हमने बनाया था, जब प्रोब था, विल नॉट have complementarity, उसका कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसमें जीन का म्यूटेशन है। और यदि सारे दिखते हैं, इसका मतलब कि म्यूटेशन नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल यही लाइन इस तरह से आया है कि कौन सा दिखेगा, जो पेयर्ड है वो दिखेंगे, और जो नहीं, जिसमें म्यूटेशन होगा वो वहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि पेयर्ड वाले में हमने प्रोब में रेडियो एक्टिव उसको बना दिया था। तो इस तरह से ये जो है ये टेस्ट होता है कि यदि कोई भी जीन में म्यूटेशन हुआ हो, चाहे कैंसर की वजह से हो रहा हो या किसी भी वजह से यदि जीन में चेंज हो रहा है, हेरिडिटरी है या जो भी है, उसकी वजह से ये पता चल जाता। अब थर्ड आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है
एलिसा टेस्ट। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं जिससे कि आपको याद रहे बस खाली। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म ही आता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। हर एक का मतलब मैंने बता दिया है। ये किस प्रिंसिपल पर है? एलिसा टेस्ट प्रिंसिपल पर है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन क्या होते हैं? एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट व्हेन एंटर आवर बॉडी कॉज ए सीरीज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटीन हो, या ग्लाइकोप्रोटीन हो, या शुगर हो, कुछ भी जो फॉरेन सब्सटेंस है हमारी बॉडी से के लिए वो फॉरेन है, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और उससे हमारे इम्यून सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है। इनको इम्यूनोजेंस भी कहते हैं, वो कहलाते हैं एंटीजन। और इनसे लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं सब्सटेंसेस, वो कहलाते हैं एंटीबॉडी। तो क्या हो गया? एंटीजन तो फॉरेन हो गया, चाहे पैथोजन हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये एलर्जेंट्स भी हो सकते हैं। और एंटीबॉडी क्या है? वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी बनाती है, इसमें किसके अगेंस्ट? एंटीजन से के अगेंस्ट। तो जब इसका मतलब क्या हुआ? चाहे हम एंटीजन को टेस्ट कर लें कि है बॉडी में कि नहीं मॉलिक्यूल, या एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल टेस्ट कर लें। यदि एंटीबॉडी है इसका मतलब उसमें एंटीजन गया है बॉडी के अंदर। यदि एंटीजन है इसका मतलब एंटीबॉडी बनेगी। तो चाहे एंटीजन टेस्ट करें चाहे एंटीबॉडी टेस्ट करें, दोनों से ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इसमें डिजीज़ होने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक एंटीजन अपने ही बिल्कुल एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, किसी दूसरी से नहीं। या तो बिल्कुल अपनी बॉडी अपने द्वारा प्रोड्यूस की हुई, या बिल्कुल वैसी ही जो है क्लोजली रिलेटेड एंटीजन से प्रोड्यूस की हुई एंटीबॉडी से ही रिएक्ट करता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां जैसे इबोला वायरस है, पर्नीशियस एनीमिया है, एड्स है, HIV के वायरस के तो ज़्यादातर एलिसा टेस्ट हो जाते हैं। रोटा वायरस, सिफिलिस, जीका वायरस और कार्सिनोमा ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ये जो है इस तरह के इन सब के टेस्ट इसमें करते हैं। जो भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर गई है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या कुछ भी हो, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। और उनमें फिर इंटरेक्शन होता है, क्योंकि एक एंटीजन अपने ही द्वारा प्रोड्यूस की हुई एंटीबॉडी से ही इंटरेक्शन करता है। तो यहाँ पे ये किस स्टेप्स में होता है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक पॉलीस्टाइरीन मल्टीवेल प्लेट लेते हैं। ये प्लेट है, ये पॉलीस्टाइरीन, इसमें पॉलीस्टाइरीन प्लेट है जिसमें बहुत सारे वेल बने हुए हैं। इस तरह से इसमें जिस तरह से मोल होती है उस तरह के इसमें गड्ढे हैं, और उसमें अंदर सब्सटेंस रख सकते हैं, और ये इनको कहते हैं वेल। अब इसमें क्या करते हैं? इनको कोट कर देते हैं एंटीजन से। मान लीजिए हम HIV की कर रहे हैं, मान लीजिए HIV, तो HIV जो वायरस हो गया उसको हम इसके अंदर एक वेल हमने ले लिया, और इसमें हमने क्या कर दिया? कोट कर दिया HIV वायरस से, प्रोटीन से। वो क्या है? एंटीजन हो जाएगा। तो इस वेल के अंदर हमने कोटिंग कर दी, जो कि इसके सरफेस पे इस तरह से कोट हो जाएगी। हम 3 ले रहे हैं जिससे कि दिखाने में आसानी रहे। ये क्या है? एंटीजन। इस केस में मान लीजिए HIV प्रोटीन, HIV वायरस की प्रोटीन ली और इसको कर दिया, ये हो गया एंटीजन। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें ब्लड सैंपल डालते हैं।
ब्लड सैंपल जो है उसमें क्या होंगी, यदि उसमें HIV इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होंगी, एंटीबॉडीज़ होंगी, हैं। तो ये ब्लड सैंपल में यदि क्या होंगी, एंटीबॉडीज़ होंगी, तो वो इसमें जाके क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। ब्लड को रख देते हैं तो नीचे तो सब कॉर्पसेस बैठ जाते हैं, ऊपर का जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये जो है, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये एंटीजन थे और इसमें हमने क्या डाला, एंटीबॉडीज़। कैसे डाले, ब्लड सैंपल डाल दिया और उससे ये एंटीबॉडीज चले गए। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, ये एंटीजन से इंटरैक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके इसके ऊपर बाइंड हो जाएंगे। ये क्या है, एंटीबॉडीज़। इन्होंने क्या किया, एंटीजन से बाइंड हो गई और जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम पास अवे कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरेक्शन हो गया एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में। अब हम क्या डालते हैं, फिर एंटीजन डालते हैं, यही HIV वाला, लेकिन अब की बार उसको हम एंजाइम से लिंक कर देते हैं। जैसे हम मान लो ये है एंटीजन वायरस का, HIV का, और उसमें हमने क्या किया, एंजाइम लिंक कर दिया। तो ये तो है एंजाइम, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए एंजाइम का नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। पर ये इसमें एंजाइम जो यूज़ करते हैं वो पेरोक्सीडेज होता है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज, बहुत महंगा नहीं होता इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या हो गया, ये फिर एंटीजन हो गया। तो हमने क्या किया, एंजाइम को लिंक कर दिया एंटीजन से और वो इसमें फिर डाल दिया। एंटीजन तो कहाँ मिला, ये HIV का जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं उसका है। और ये एंजाइम जो है ये HR, कोई भी एंजाइम हो सकता है, इसमें बहुत महंगे नहीं होते हैं ये HRP पेरोक्सीडेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं, ये इसमें डाल दिया। तो ये इसके अंदर चला जाके क्या करेंगे, ये एंटीजन है तो ये एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा। और इसके साथ में क्या है, एंजाइम भी है, इस तरह से। तो एंटीबॉडी सैंडविच हो गया बिटवीन टू एंटीजेंस। और उल्टा भी कर सकते थे, हम शुरू में एंटीबॉडी ले लें, बाद में एंटीजन डालें और फिर एंटीबॉडी डालें, कोई भी, बहुत सारे मेथड होते हैं इसके। पर ये सिंपल वाला ले लिया यहाँ पर हमने। तो इसमें क्या हो गया, ये एंटीजन, फिर एंटीबॉडी, फिर एंटीजन और ये एंजाइम। अब इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट डालते हैं। सब्सटेंस है जो कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, और ये जो लिक्विड सब्सटेंसेस या गैसीय सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये यहाँ जाके जाएगा, अब हमने इसमें क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने सॉल्वेंट या सबस्ट्रेट वो डाल दिया। जो कॉमन सबस्ट्रेट यूज़ होता है वो है TMB, ये जो है सॉल्वेंट या सबस्ट्रेट है। TMB नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन। तो इसमें हमने ये सब्सटेंस डाला, ये कलरलेस होता है, ये जो है ये कलरलेस होता है। लेकिन यदि ये रिएक्शन हुआ है, इंटरेक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन जो है ये ब्लू हो जाएगा, कलरलेस से क्या हो गया, ब्लू। जैसे हमने ये सब्सटेंस डाला, सबस्ट्रेट डाला, सॉल्यूशन क्या हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू हो गया इसका मतलब ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ है। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कब होगा, जब बॉडी के अंदर एंटीजन होगा, तभी वहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ये स्पेसिफिक हो गया HIV के लिए। तो ये हम कह देंगे, यदि ब्लू हो गया तो हम कहेंगे पॉजिटिव टेस्ट, यस इन्फेक्शन है, HIV जो है वो उसके अंदर जा चुका है। और यदि कलरलेस ही रहता है, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, निगेटिव है। तो ये एलिसा टेस्ट जो है बहुत एक्यूरेट टेस्ट है, केवल कलर चेंज से ही हमें पता चल जाता है। और एंटीजन जो है
इसमें हमको प्यूरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे भी एंटीजन प्रोटीन उपलब्ध है चाहे वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें आप देख रहे हैं खाली हमें डालते जाना है, कुछ ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल की इसमें ज़रूरत नहीं है जैसे कि इसमें थी PCR में। और दूसरी चीज़ उसमें रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। और कोविड-19 में जब कोविड-19 था उसमें रैपिड टेस्टिंग किट्स जो फटाफट रिजल्ट देते थे, वैसे तो हम RT-PCR कराते हैं जिसमें टाइम लगता है, लेकिन जो रैपिड टेस्टिंग किट होती है बहुत तेज़ी से जो है वो रिजल्ट मिल जाता है। उसमें हम यही मेथड ELISA ही यूज़ करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन ही स्टडी करते हैं, और ज़्यादातर ये कलर चेंज से ही हमें ये रिज़ल्ट मिल जाता है, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ELISA के भी बहुत तरीके हैं, इसमें एक मेथड हमने यहाँ पे ले लिया। तो इस तरह से 3 हैं जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं, मतलब जब केवल कुछ मॉलिक्यूल ही, इवन वन, यदि एक मॉलिक्यूल भी पैथोजन का या एक मॉलिक्यूल में भी कोई डिफेक्ट है, डिसऑर्डर है, देन वी कैन डिटेक्ट दैट डिसऑर्डर और डिसीज़ की यस इन्फेक्शन होने की पूरी चांसेस है, या डिजीज़ होने का या डिसऑर्डर होने का पूरा चांसेस है। तो ये जो हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आशा है समझ में आया होगा। आ गया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।